चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1206 एडी से 1290 एडी तक। यानी कि हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना शासन सौंप के चला गया था। 1206 एडी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो शासक कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ गुलाम वंश कहा जाता है। इसका जो नाम है वो इलवारी वंश या मामलुक वंश है। अगर कभी इसका नाम गुलाम वंश ना देकर क्वेश्चन पूछ दे अगर गुलाम वंश से संबंधित, और नाम गुलाम वंश ना दे, इलवारी वंश या मामलुक वंश दे दे, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये लोग जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन लोगों को इलवारी तुर्क भी कहा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने शासक के रूप में शासन नहीं चलाया, इन्होंने सेना नायक के रूप में शासन चलाया। यानी कि इन्होंने कभी गद्दी पर बैठकर शासन किया ही नहीं। इसीलिए वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है गुलाम वंश का, क्योंकि इन्होंने शासन तो चलाया है। इन्होंने लाहौर में बैठकर, अगर राजधानी पूछे कि उस समय राजधानी कौन थी, तो लाहौर इसकी राजधानी थी और इन्होंने लाहौर में बैठकर शासन चलाया, लेकिन इन्होंने कभी गद्दी पर बैठकर शासन नहीं चलाया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। और इमारतें देखेंगे, क्योंकि मध्यकालीन भारत में इमारतें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इमारत किसने बनवाई, कहाँ है? तो कुतुब मीनार तो सबको पता होगा, दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, ये सबको पता है। कुतुब उल इस्लाम लेकिन अगर पूछ दे तो ये भी किसकी इमारत है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और है कहाँ पे? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा भी आपने सुना होगा, लेकिन है कहाँ पे? ये याद कर लीजिए, अजमेर में है। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि नालंदा विश्वविद्यालय को जब ध्वस्त किया गया तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ये क्वेश्चन बन चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है कि बख्तियार खिलजी जो था वो किसका सेनापति था? ये ऐबक का सेनापति था। ठीक है, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया गया, वो करवाया किसके द्वारा गया? सेनापति को जब कोई आदेश देगा तभी तो करेगा ना। तो बख्तियार खिलजी ने तो किया है, लेकिन ये बख्तियार खिलजी किससे संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते या पोलो खेलते हुए हो गई। चौगान जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, तो या फिर प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि घोड़े से गिरकर हो गई, क्योंकि चौगान खेल रहे थे, घोड़े पे बैठ के चौगान खेला जाता है, तो घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कितने में हुई? 1210 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद इनके उत्तराधिकारी बहराम शाह बनते हैं, जो कुछ ही टाइम के लिए बनते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो शासक थे आराम शाह, तो आराम शाह ने क्या है, कुछ ही टाइम तक शासन किया, और जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने आराम शाह को अपदस्थ कर स्वयं का शासन स्थापित कर लिया। उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहे थे तो इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, और इनके जो थे दामाद भी थे ये। तो उस समय ये जो थे बदायूं के गवर्नर थे। तो बदायूं के गवर्नर थे। अगर पूछा जाए कि इल्तुतमिश उस समय कहाँ के गवर्नर थे, तो बदायूं के गवर्नर थे। तो क्या हुआ कि आराम शाह पर इन्होंने आक्रमण किया और आराम शाह को अपदस्थ कर ये स्वयं गद्दी पर बैठ गए 1211 में। ठीक है, तो 1211 में अपदस्थ किया कैसे? युद्ध तो लड़ाई होगा। तो 1211 में जुर का युद्ध, आप लोगों ने पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध तो पढ़े ही होंगे, सबने सुने होंगे, लेकिन जुर का युद्ध ये शायद ये है कि किसी ने सुना होगा। तो ये है जुर का युद्ध। और जुर के युद्ध में क्या हुआ था? आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1211 ईस्वी में। और इल्तुतमिश ने जो था दल चालीसा की शुरुआत की थी। दल चालीसा था क्या? इसमें जो 40 महान तुर्क माने जाते थे उन्हें
मतलब एकत्रित किया जाता था और एक संगठन बनाया जाता था, फिर उसी हिसाब से प्रशासन चलता था। तो अगर प्रश्न पूछ दे कि चालीसा दल या इसी को क्या कहते हैं, तुर्क चहलगानी, तो चालीसा दल या तुर्क चहलगानी की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने, और इसे बलबन ने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो और इन्होंने क्या किया था, एकता प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक, और 1215 ईस्वी में तृतीय तराइन का युद्ध हुआ था इनके और यालदौच के बीच, इल्तुतमिश के और यालदौच के बीच 1215 में तृतीय तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हो गया था। कुतुब मीनार इल्तुतमिश के टाइम 4 मंजिल बनी थी, उसकी टोटल ऊंचाई 225 मीटर थी बस। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं, जब बिजली गिर जाती तो ये आगे इसका निर्माण करवाते हैं, 7 मंजिला हो जाती है। लेकिन इल्तुतमिश के टाइम ये पूरी हो गई थी, 4 मंजिल बन के पूरी हो गई थी। और 1229 ईस्वी में ही इन्होंने क्या था, खलीफा जो थे बगदाद के खलीफा, इनसे इन्होंने वैधानिक शासक होने की अनुमति ली थी। अगर प्रश्न पूछे कि बगदाद के खलीफा से वैधानिक शासक होने की अनुमति किस शासक ने ली थी, तो ये एकमात्र शासक थे इल्तुतमिश सबसे पहले जिन्होंने बगदाद के खलीफा से वैधानिक शासक होने की स्वीकृति ली थी। क्या था, दिल्ली अपनी राजधानी, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी, तो इन्होंने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इनके टाइम से फिर ज़्यादातर टाइम तक दिल्ली बनी रही राजधानी। और इन्होंने एक और काम किया था, इसने हौज सुल्तानी का निर्माण कराया था। ये कुतुब मीनार वगैरह तो सुनी होंगी सबने, लेकिन हौज सुल्तानी नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। हौज सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने, और 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी आए। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जो थे रुखुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के पुत्र थे। ये कुछ टाइम के लिए शासन में आए, क्योंकि इल्तुतमिश की स्वयं की इच्छा थी कि उनकी पुत्री शासन करें, क्योंकि उनके पुत्रों से ज़्यादा योग्य मानी जाती थी उनकी पुत्री जो रजिया सुल्तान थी वो। तो रुखुद्दीन फिरोज कुछ टाइम के लिए शासन में आए, उसके बाद रजिया सुल्तान ने रुखुद्दीन फिरोज को अपदस्थ कर स्वयं शासन में आई। और इस समय जो था आमिर आखुर के पद पर याकूत नियुक्त था। आमिर आखुर पद जो है किससे संबंधित है, प्रश्न ये बन सकता है, क्योंकि रजिया सुल्तान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो महिला शासक थी इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है इनका काल क्योंकि षड्यंत्र में ही लगे रहे इस टाइम सारे लोग। क्योंकि उस समय जो तुर्क चहलगानी 40 लोग जो थे वो शासन संभाल रहे थे, यानी कि इनडायरेक्टली, जैसे कि मंत्रिपरिषद इनडायरेक्टली शासन संभालती है, अपनी नीतियों में योगदान देती है नीति निर्माण में। उसी तरह के उस टाइम पे क्या था, नीति निर्माण कौन कर रहा था, चालीसा दल। तो इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि हमारे ऊपर एक महिला शासन कैसे कर रही है, तो इसलिए ये लोग लगातार षड्यंत्र में लगे रहे और मारने की कोशिश करते रहे उन्हें लगातार। तो उसके बाद ये क्या थी, जब विद्रोह हुआ उस टाइम इनके शासन में, ये चालीसा दल वाले लोगों ने विद्रोह किया, तो ये मतलब दिल्ली से बाहर चली गई। तो उस टाइम क्या था, अल्तुनिया ने इन्हें अपने अपहरण कर लिया था, मान लो, क्योंकि इन्हें अल्तुनिया जो थे, अल्तुनिया ने अपने अपहरण कर लिया था इनका। तो उसके बाद क्या हुआ, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और ये पुनः दिल्ली की ओर लौटी। यानी कि ये जो इनसे रजिया सुल्तान के बाद शादी करने के बाद अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों लोग दिल्ली आए कि फिर से दिल्ली को जीतेंगे और शासन करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1240 में कैथल में इनकी हत्या कर दी गई डाकुओं द्वारा। ठीक है, तो यहाँ इनकी कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आए, गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद जो थे वो भी बहुत लंबे टाइम तक गद्दी पर नहीं बैठ पाए। उन्हें जो अपदस्थ कर बलबन शासन में आया, तो बलबन ने उलूग खां की उपाधि ली। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था।
इसने क्या था, चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया था, क्योंकि ये उसी इल्तुतमिश का गुलाम था। ये बलवन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था, तो ये उस टाइम से देख रहा था जब से चालीसा दल का निर्माण हुआ था। चालीसा दल को तब से देख रहा था, तो इसने क्या किया, चालीसा दल को खत्म ही कर दिया। ठीक है, तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि चालीसा दल को खत्म करने वाला शासक कौन था, तो ये बलवन था। ठीक है, और इसने सीरी नामक एक शहर बसाया। ठीक है, अगर प्रश्न ये पूछे कि सीरी नामक शहर किसने बसाया, तो बलवन ने। और बलवन के टाइम क्या था, मंगोलों का आक्रमण हुआ, लेकिन बलवन जो था उस टाइम इतना शक्तिशाली था कि मंगोलों के आक्रमण को असफल कर दिया उसने, यानी कि मंगोलों का शासन अपने क्षेत्र में स्थापित नहीं होने दिया। ठीक है, उसके बाद जो है इसने सिजदा और पावोस की प्रथा प्रारंभ की। सिजदा और पावोस की प्रथा क्या थी, सिजदा प्रथा जो थी यानी कि जो शासक हैं उन्हें झुक के प्रणाम करने की, और पावोस जो थी उनके पैरों को चूमने की। ये दिखाता है कि वो मतलब अपने आप को कितना बड़ा मानता है, वो खुद को खलीफा का मतलब एक अंश मानता था। तो इसलिए इन्होंने सिजदा और पावोस की प्रथा प्रारंभ की। और इन्होंने क्या किया, नवरोज जो त्यौहार है फारसियों का, उसकी शुरुआत की। इसके दरबारी कवि जो थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो इनके दरबारी कवि थे। और इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो जाता है। कैमूर जो था गुलाम वंश का अंतिम शासक था। 1290 तक गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। ये हो गया हमारा पूरा गुलाम वंश। थैंक यू।